हेलो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स का पहला वीडियो है। चैप्टर का नाम है सेट्स। इस सीरीज में मैं मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स में है, सारे फ्री वीडियोस मैं दे रहा हूँ, मैथ्स के भी वैसे ही फ्री वीडियोस आए चलते रहेंगे। ऑफ कोर्स स्कूल सबके छूटे हुए हैं, अभी कोई भी नहीं जा पा रहा है, ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस सिचुएशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टूडेंट्स की थोड़ी मदद कर पाऊँ। तो स्टार्ट करें टॉपिक को। चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सबसे पहले तो सेट होता क्या है, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट होता क्या है और उसको लिखते कैसे हैं। क्या होता है सेट? सेट ऑफ रूल्स बहुत बार बात करते हैं हम लोग। और कहाँ पे सेट यूज करते हैं, सोचो। जहां भी एक कलेक्शन की बात करें हम लोग, कलेक्शन किसी भी तरह का कलेक्शन किसी भी सिचुएशन में जब हो, तो कलेक्शन को हम लोग सेट भी बोल देते हैं, है ना। जनरली बोल सकते हैं कलेक्शन, जहां भी बात करना उसको कलेक्शन के बदले सेट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं सेट इज ए कलेक्शन। किस चीज का कलेक्शन? जब हमने बोला कलेक्शन तो जाहिर सी बात है किस चीज का कलेक्शन पूछा तो जाएगा, किस चीज का कलेक्शन। तो देखो हमारा डेफिनेशन जो है ना, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। कलेक्शन जब इकट्ठा हम लोग बात कर रहे हैं, एक सेट है किसी भी चीज का, एक कलेक्शन है किसी भी चीज का, किस चीज का? कोई तो सिमिलैरिटी होगी, उसी आधार पे हमने उसको एक साथ रखा है, कलेक्शन बनाया है। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड। किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है ना। और किस चीज का कलेक्शन सोच सकते हैं हम लोग? सेट ऑफ बुक्स, जो स्कूल में पढ़ाई होती है, सेट ऑफ बुक्स। और क्या हो सकता है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास के स्टूडेंट्स जो हो गए। और क्या हो सकता है? सेट ऑफ क्लोथ्स, कपड़े, पहनने के कपड़े। किसी भी चीज का कलेक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो लेकिन अब हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं, जनरल डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ की बात करें और मैथमेटिक्स की बात करें, कुछ फर्क है दोनों में या नहीं? मैथ्स में जब हम लोग सेट बोलेंगे और ऐसे जनरली सेट बोलेंगे तो दोनों में कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? इन मैथ्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉइंट्स, प्राइम नंबर्स। आते हैं मैथ्स में भी, आते हैं सेट, इसी तरीके से आते हैं। मैथ में ज्यादा नंबर्स के आएंगे सेट। तो ठीक है, ये तो बता दिया हमने, नंबर्स का सेट हो या पॉइंट का सेट हो, लेकिन आफ्टर ऑल सेट की डेफिनेशन क्या है ये तो क्लियर करना होगा। सेट किस आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये सेट है या नहीं है? तो देखो कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं हम लोग। एग्जामिन द फॉलोइंग कलेक्शंस, सारे के सारे कंटेंट्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लेता हूँ। दूसरे टेक्स्ट बुक से मैच करे ना करे हमें कोई टेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सीबीएसई उसी के आधार पे चलती है। तो एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं, पहला एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इसमें क्या क्या आएंगे? 1 3 5 7 9, इतने ही आएंगे जो लिखा हुआ है यहाँ। 1 3 5 7 और 9, है ना। उसी तरह से दूसरा सेट, अगर रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें कौन कौन से रिवर्स आएंगे और कितने रिवर्स आएंगे? नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। इंडिया में कितने रिवर्स हैं और कौन कौन से रिवर्स हैं, दोनों ही मुझे नहीं पता है। इंडिया तो छोड़ो, बिहार का भी मैं सभी रिवर्स का नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक सेट तो बन रहा है ना, इसमें एक पर्टिकुलर क्या है, पर्टिकुलर सिमिलैरिटी है जिसकी भी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इंडिया में जितनी भी नदियां बहती हैं
हो सकता है गंगा के जैसे बड़ी नदी हो सकता है एक बहुत छोटा सा नाला जैसी नदी हो, जो भी इंडिया में बहती है वो सारे इस सेट में हमने रखे हैं। तो कह सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कितने वॉवेल्स है? ए ई आई ओ यू, सभी को पता है ये तो 5 ही होते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखो, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं? स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। एंगल के ऊपर बात करें तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, इतने ही तरह के होते हैं। इतने ही तरह के होते हैं ना, तो सभी काइंड्स को लिस्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट इसकी बना सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 को देखो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के कितने प्राइम फैक्टर्स है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सभी एक सेट है ना, किसी आधार पे हम लोग लिस्ट डाउन कर रहे हैं। कुछ और थिंग कुछ भी हो सकती है, कहीं पे नंबर्स आ रहे हैं, कहीं पे वॉवेल्स आ रहे हैं, कहीं पे रिवर्स भी आ गए हैं, कहीं पे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल भी आ गई है, और इसमें तो फिर नंबर है, और लास्ट वाले में भी नंबर है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर पढ़ना है, x2 नहीं है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके दो सॉल्यूशन है, 2 और 3। तो देखो, किसी भी आधार पे हम लोग एक कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, उस कैटेगरी में जो भी बिलोंग करता है उसको सेट बोल सकते हैं, है ना। इस तरह से अलग अलग सेट बना सकते हैं। तो चलो, ये तो बहुत सिंपल बात हो गई, कुछ स्पेशल अब बता कहाँ रहे हैं सर, सबको पता था ये सब तो देखो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हमने, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स अबव इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एकदम स्पेसिफाइड है, मुझे पता हो या नहीं हो, लेकिन मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि ये उस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ? एकदम डेफिनेटली वी कैन डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दैट सेट और नॉट। जैसे जैसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो रिवर्स ऑफ इंडिया ही था ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर नाइल उस सेट में बिलोंग नहीं करती है, क्योंकि नाइल भारत में नहीं बहती है, रिवर्स ऑफ इंडिया नाइल नहीं है। एक बात समझ में आ रही है? और गंगा उस सेट में बिलोंग करती है, यह भी हम लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। लेकिन अब कोई छोटी सी नदी ले लो जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पता लगा के डिसाइड कर सकता हूँ कि उस सेट में डालना है या नहीं डालना है। नेट पे सर्च कर सकता हूँ नदी कहाँ बहती है, और उस आधार पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि उस सेट में है या नहीं है। कोई भी वेग बात नहीं होगी। मैथ्स में जब हम लोग बात करेंगे बिल्कुल साफ सुथरा, क्लियर कट, कहीं कोई कंफ्यूजन में हम लोग नहीं फंसने की कोशिश करते। मैथ में जब हम लोग सेट की बात करते हैं तो एकदम स्पष्ट वहां पे होना चाहिए, ये सेट में है, ये सेट में नहीं है, डिसीजन हो जाना चाहिए, तब उसको हम लोग मैथ्स के सेट में बोलते हैं। जैसे मैथ्स में जो कुछ सेट हम लोग जनरली यूज करते हैं, बहुत सारे सेट से पहले से ही फेमिलियर हो गए। सबसे पहले आता है एन, सेट ऑफ क्या है? नेचुरल नंबर्स, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर सभी को पता है, सभी को पता है, नेचुरल नंबर मुझे बताना नहीं है। जेड, जेड किसको बोलते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जेड प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जेड प्लस जो है ना, कहीं पे जेड में प्लस ऊपर में भी लिखा रहता है, और मैंने सामने में लिख दिया है। हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में प्लस ऊपर में थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है। जेड प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आर प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सारे नाम हमें पता रहने चाहिए, किस अल्फाबेट से, किस नाम से किस सेट को हम लोग पुकारते हैं। तो जो हमने बात करी ना अभी, कोई एक नंबर ले लेंगे, जैसे मान लो मैं 1.75 लेता हूँ, एक नंबर 1.75, किस किस सेट में बिलोंग करता है, किस में नहीं बिलोंग करता है, कोई कंफ्यूजन है क्या? एन नेचुरल नंबर्स में ये नहीं जाएगा, इसको कट किया। जेड में नहीं जाएगा, इसको कट कर दिया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू में जाएगा, रियल नंबर आर में जाएगा। जेड प्लस इंटीजर्स नहीं है, इसमें नहीं जाएगा। क्यू प्लस रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है, इसमें ये जाएगा। आर प्लस रियल नंबर है, पॉजिटिव है, इसमें जाएगा।
कोई भी एक एग्जाम्पल यदि हम लोग ले लें तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि ये इस सेट में जाएगा, इस सेट में नहीं जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो मैं अब एक नंबर ले लो, दूसरा क्या ले लूँ, 5। चलो इसको अब मैं ब्लैक से टिक मारते हैं। एन में है, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर है, इसमें है इंटीजर, हाँ 5 इंटीजर भी इसमें भी है। रैशनल नंबर, यस 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। रियल नंबर, हाँ 5 रियल नंबर भी है। पॉजिटिव इंटीजर, कोर्स पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है। पॉजिटिव रैशनल नंबर भी है और पॉजिटिव रियल नंबर भी है। ये 5 जो है सभी सेट्स में आता है ना। तो अब मुझसे अगर पूछा जाए कि नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो शायद मैं लिस्ट नहीं बना पाऊंगा, शायद क्या डेफिनेटली नहीं बना पाऊंगा। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं ना, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। और वहीं अगर रैशनल नंबर की बात की जाए, तो किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं ना। इसकी भी लिस्ट तो मैं नहीं बना सकता, लिस्ट बनाने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन यह डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। एकदम क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए, हाँ इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। अगर ये क्लियर डिसाइड कर पा रहे हैं तो वो मैथ्स के सेट है, मैथ्स के डेफिनेशन में वो सेट है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? हाँ है ना, 5 मैथमेटिशियन है। लेकिन कौन से 5 मैथमेटिशियन है? कौन से 5 मैथमेटिशियन? ये लिखा है क्या मोस्ट रिनोन्ड? किसको मोस्ट रिनोन्ड माना जाए? मोस्ट रिनोन्ड मैथमेटिशियन किसको माना जाए? मैं भी अपने आप को मानता हूँ मोस्ट रिनोन्ड, हो सकता है तुम ना मानते हो, लेकिन मैं तो मानता हूँ। ये सेट इस 5 में किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, क्लियर नहीं है। नहीं है ना, नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। मैंने बोला मेरा नाम होना चाहिए, तुम बोल रहे हो मेरा नाम नहीं होना चाहिए, तो डिस्कस कर सकते हैं। किसी का ओपिनियन कुछ, किसी का ओपिनियन कुछ अलग अलग हो सकता है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट इधर छुड़िया है, नॉट वेल डिफाइंड। कौन से 5 है ये क्लियर नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सेट। क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं ये इसमें है या नहीं है। किसी मैथमेटिशियन को ले ले, वो इस सेट में है या नहीं है, अभी जितना दिया है इतने जानकारी के आधार पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, तो सेट को क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी के भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी के भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि क्या चीज उस सेट के अंदर है, क्या चीज उस सेट के अंदर नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन क्या हुई? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बस यही डेफिनेशन है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है, मैथ्स के तरफ से सिर्फ इतना ही ऐड किया गया है कि वेल डिफाइंड है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्पष्ट, साफ सुथरा, पारदर्शी। तो सेट्स के बारे में कुछ एक चीजें जान लेनी चाहिए हमें आगे बढ़ने से पहले। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर्स ऑफ सेट, तीनों एक ही चीज होते हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिनोनिमस मतलब, सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है, सेम मीनिंग। तो ऑब्जेक्ट बोले या मेंबर बोले या एलिमेंट बोले, तीनों में एक ही मतलब है, कोई अलग मतलब नहीं है। दूसरा, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। सेट जब हमें नाम लिखना होगा ना, एक सेट है, ये एक सेट है। जैसे अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पिछले पेज में देखो कितने सारे सेट्स बात किए, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वो 1000 तरह के सेट बात कर लिए। सभी का नाम हमें जब देना था तो नाम हमने कैपिटल लेटर्स में दिया, स्मॉल लेटर कहीं भी कुछ नहीं आया, कोई दूसरा सिंबल नहीं आया। सेट का नाम जहां भी हम लोग देते हैं कैपिटल लेटर्स में देते हैं। अगर हमें किसी और सेट का नाम देना होगा तो कैपिटल लेटर में ही देंगे। ठीक है,
और एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी ईटीसी। अगर सेट के एलिमेंट्स की बात करनी हो तो उसको स्मॉल लेटर से हम लोग बताते हैं। वेरिएबल्स हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल, वेरिएबल इन द सेंस कि सेट का नाम है ये, और ए बी सी सेट के एलिमेंट्स हैं। जब हमें एलिमेंट पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है तो उसको ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग चूंकि टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो टेक्स्ट बुक में किस आधार पे क्या लिखा है ये पता होना चाहिए, तब तो समझ में आएगा ना, इसलिए ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर कैपिटल ए की बात करूंगा, फाइंड ए, अगर मैं बोल दूं फाइंड ए, या बुक में अगर लिखा है फाइंड ए, मतलब हमें एक पूरी की पूरी सेट को फाइंड करना है। और वहीं फाइंड स्मॉल ए अगर लिखा है तो हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने बोला जा रहा है, पूरे सेट को निकालने नहीं बोला जा रहा है ना, इसलिए यह जानना जरूरी है। देखो फिर इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, देखो ये कैपिटल ए है तो सेट है और स्मॉल ए है तो एलिमेंट है। ए इज एस एलिमेंट ऑफ ए, यदि कंफर्म हो गए हम लोग कि स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करता है तो बोलेंगे तो ये ना ए बिलोंग्स टू ए, या ए इज इन ए, बुक में लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, बुक में यही लिखा रहेगा हमेशा। और मैथ्स है तो सिंबल्स में हम लोग बात करना चाहेंगे, इतना लंबा लंबा लिखना नहीं चाहेंगे। तो ए बिलोंग्स टू ए यदि सिंबल में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। ये बीच में जो सिंबल है ना, ये ग्रीक अल्फाबेट का सिंबल है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। हमें पढ़ना नहीं है एप्सिलॉन, हमें पढ़ना है इसको बिलोंग्स टू ही है। इसको हम लोग मैथ्स में इस चैप्टर में या कहीं भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब भी वही रहेगा और इसको पढ़ेंगे भी हम लोग बिलोंग्स टू, लेकिन पता रहना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से है। इसकी ओरिजिन है ग्रीक अल्फाबेट से, ग्रीक अल्फाबेट में इसको एप्सिलॉन कहा जाता था और इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नहीं पढ़ना है, ए बिलोंग्स टू ए लिखा है तो इसको ए एप्सिलॉन ए नहीं पढ़ना है, इसको ए बिलोंग्स टू ए पढ़ना है और लिखना इस तरीके से है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है। अब हम लोग इंग्लिश की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ्स की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स की बात करेंगे। ठीक उसी तरीके से यदि बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए लिखना है, बी अगर ए में नहीं है, जैसे मान लो ए इज ए सेट ऑफ अल्फाबेट वॉवेल्स, अगर कह दूं ए ई आई ओ यू, है ना, तो यहाँ पे स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए है और बी नहीं है, बिलोंग्स टू नहीं है, तो बिलोंग टू लिख के काट देना है, डस नॉट बिलोंग टू ए। यहाँ ओ सिंबल चला गया क्या, बी डस नॉट बिलोंग टू ए बिलोंग टू लिखना है और फिर उसको कट कर देना है। जैसे इक्वल टू को नॉट इक्वल टू करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू और फिर उसको कट कर देते हैं नॉट इक्वल टू, तो वहीं बी ए बिलोंग्स टू ए लिख के कट कर देना डस नॉट बिलोंग टू, ये सिंबल है ये डस इन द सेट ऑफ वॉवेल्स। अच्छा आई गया एग्जाम्पल, इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए बिलोंग्स टू बी, हाँ ए इज ए वॉवेल तो बी में बिलोंग करेगा, बी इज नॉट ए वॉवेल तो बी बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, P इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 3 बिलोंग्स टू P, हाँ 3 प्राइम फैक्टर है 30 का, इट बिलोंग्स टू P। 15 प्राइम फैक्टर नहीं है तो 15 डस नॉट बिलोंग टू P, बिलोंग टू डस नॉट बिलोंग टू। जब सेट में एकदम क्लियर का डेफिनेशन होना चाहिए कि क्या चीज उसके अंदर है क्या चीज उसके बाहर है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए ना, बिलोंग टू और डस नॉट बिलोंग टू, एक हम लोग को डिसाइड कर पाना है। चाहे किसी भी सेट का किसी भी एलिमेंट को ले लो, हमें एकदम आराम से साफ साफ बता देना होगा कि बिलोंग टू है या डस नॉट बिलोंग टू है। तो अब हमने बोल तो दिया कि सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें बताना है, लेकिन उसके पहले सेट को भी तो बताना होगा कि ये सेट है क्या, सेट है क्या, सेट में कौन कौन से मेंबर्स है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे डिसाइड करेंगे कोई मेंबर उसमें है या नहीं है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरे तरीके का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा घबराना नहीं है, भारी भारी शब्द है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है।
सिर्फ नाम ही भारी है इसमें। देखो पढ़ो, इन ए रोस्टर फॉर्म all the elements of set are listed. All the elements are listed. The elements are being separated by commas and enclosed between bracket. यही तो हम लोग आज तक करते आए हैं। जैसे a set of all positive even integers less than 7 is this, कैसे लिखेंगे? all positive even integers less than 7 इस तरह से कुछ लिखते हैं ना, 2 4 6 इस तरह से लिखते हैं, बस यही लिखना है। जब इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। रोस्टर फॉर्म 2 4 6, ठीक है। बस तो इसी को रोस्टर बोलते हैं। देखो ये तो जाना पहचाना चीज है, तरीके चीज तो बहुत फेमिलियर है, बचपन से इसको देखते आए हैं, नाम सिर्फ नया आया है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सम मोर एग्जांपल्स रिप्रेजेंटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म आर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42। क्या क्या आएगा इसमें? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 नहीं, 4 आएगा, नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 आएगा, आएगा क्या? सीधा 21 आएगा और फिर 42 आएगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। लिस्ट बना करके बीच में कॉमा डालना है और ब्रैकेट लगा देना है, यही लिखा है ना। यही तो लिखा है 1 2 3 6 7 14 21 42, सबको बस ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ले लो, फिर से वही है, ए ई आई ओ यू, और इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देना है। एग्जाम्पल सी देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1 3 5 7 इस सेट की बात हो रही है, 1 3 5 7 8 9 11 इस तरह से डॉट 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 आगे चलते जाना है, तो डॉट डॉट डॉट। अब चूंकि ये सेट में डॉट 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 आ गया है तो इसका मतलब भी बताना होगा। इसका मतलब क्या है? इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज सॉरी द डॉट्स टेल अस, डॉट्स का क्या मतलब है? द डॉट्स टेल अस दैट लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स कंटिन्यूस इनडेफिनिटली, ये चलता जाएगा आगे, जितना आगे खींचना चाहो खींच सकते हो, जितने नंबर निकला चाहो लिख सकते हो, है ना। इसका कोई एंड नहीं है, अनंत है ये, इनडेफिनिटली। डॉट का मतलब यही है, इसका कोई अंत नहीं आने वाला है, चाहे जहां तक चाहो ले जा सकते हो उसको। अब देखो ये नोट, इंपॉर्टेंट चीज है ये। नोट क्या है? नोट में द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो सेट लिखी थी यहाँ पे, जो इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42, इसको इस तरह से क्यों लिखा था? वन असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा है इस नंबर को? कोई जरूरी नहीं था असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, इस ऑर्डर में भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 3 7 21 2 6 14 एंड 42, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में जब हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ ईच एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। देखो 1 आ रहा है, दोनों में आ रहा है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, 21 यहाँ है, 21 यहाँ है, 42 यहाँ है, 42 यहाँ है। सारे मैच हो गए इसमें से, यहाँ भी सारे मैच हो गए। तो बोल सकते हो कि सर इस तरह से लिखने से आसान रहता है, मिस नहीं होंगे, भूल नहीं होगी, नहीं तो कैसे लिखेंगे? हाँ बात सही है, इस तरह से लिखने से आसान होता है, और इस तरह से ही लिखना तुम लोग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस तरह से लिखना, लेकिन यदि कोई सरफिरा एग्जामिनर हो और उसने इस तरह से लिख दिया है तो उसकी बात को भी मान लेना है, यह भी सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं इतना यही कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। हमें जब भी लिखना होगा हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन एग्जामिनर जब पगला जाता है तो इस तरह से लिख देता है वो।
कंफ्यूज करने के लिए। यदि एग्जामिनर इस तरह से लिख रहे तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों बराबर होता है, एक ही होता है। समझ में आ रही है बात? समझना ही है। फिर से एक और नोट है, while writing the sets in roster form an element is not generally repeated, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम लोग, नॉट जनरली रिपीटेड। तो नॉट रिपीटेड दिखता बीच में, ये जनरली घुसाने की क्या जरूरत था? जनरली घुसाने की क्या जरूरत थी? जनरली घुसाने की जरूरत यही थी कि फिर से अगर कोई एग्जामिनर पगला जाए और 2 बार लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल द एलिमेंट्स, एग्जाम्पल के लिए क्या दिया? ऑल द एलिमेंट्स टेकन टू बी डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, इसकी सेट अगर बनानी हो तो SCHO और L लिखना है, या फिर किसी दूसरे ऑर्डर में अरेंज कर दो, या फिर यदि कोई ओ को 2 बार लिख भी देना, SCOHOL, कोई इस तरह से लिख भी देना तो मान लेना ये वही है, दोनों सेट एक ही होती है। Hence the order of listing of elements has no relevance। और जनरली एक ही बार लिखते हैं, तुम तो 2 बार बिल्कुल नहीं लिखना। एग्जामिनर में जब भी लिखना हो तो एक ही बार लिखना, एक्स्ट्रा मेहनत करने से क्या फायदा? एक बार लिखने से जब काम हो जा रहा है तो 2 बार लिखने से क्या फायदा? मत लिखना। ओके, दूसरा फॉर्म जो था सेट बिल्डर फॉर्म, वो क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी था ना जिसके आधार पे हम लोग लिस्ट कर रहे थे। जैसे यहां देखो, नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, वॉवेल्स, ऑल द वॉवेल्स, ऑल द ऑड नंबर्स, कुछ तो एक प्रॉपर्टी है ना, कुछ तो एक प्रॉपर्टी है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट में कोई एक प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट्स नहीं है सेट के उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है। सेट के बाहर जो लोग छूट गए, जो एलिमेंट छूट गए, उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, इन सब नंबर्स में वो प्रॉपर्टी है। इरेज प्लीज। हाँ, इन सब नंबर्स में वो प्रॉपर्टी है कि ये लोग 42 को डिवाइड करते हैं। लेकिन मैं यदि 5 को ले लो तो 5 तो 42 को डिवाइड नहीं करता है। 5 में ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए तो अंदर नहीं आ पाया, ये बाहर आ गया है। जैसे इसमें ये एग्जाम्पल जो था वॉवेल्स का है ना, इन सब की प्रॉपर्टी है कि ये लोग वॉवेल्स है। अगर मैं BCDF कुछ लिख ले लूँ, ये सब ये लोग के प्रॉपर्टी में नहीं है कि ये लोग सब वॉवेल्स है, इसीलिए सेट के अंदर नहीं जा पाए हैं ये लोग। बात समझ में आ रही है? कोई तो एक प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग सेट के अंदर डाल रहे हैं। तो इस पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है कि ये लोग वॉवेल्स हैं। तो जब उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं, यहाँ देखो प्रॉपर्टी लिखी जा रही है, सारे लिस्ट नहीं बना रही है, वो प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है। उस प्रॉपर्टी को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो उसका नाम क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस प्रॉपर्टी को पहले फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, टेबल लिस्ट बना देते थे सारे एलिमेंट्स का, लेकिन यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का जिक्र कर देंगे। से इसको पढ़ना कैसे, अब ये भी देखो, वी इस सेट का नाम है, सेट का नाम है, वी इज इक्वल टू, आएगा सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, चाहे कोई भी फॉर्म हो। एक्स कोई एलिमेंट है सेट का, और एक्स की प्रॉपर्टी, कोलन के बाद एक्स की प्रॉपर्टी आती। क्या प्रॉपर्टी है? एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे एक और एग्जांपल यहां पे देखो, a इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेस देन एक्स इज इक्वल टू 10, है ना, इसको यही पढ़ना है ना। द सेट ऑफ एक्स सच दैट, या a इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट, इस कोलन को पढ़ रहे हैं सेट सच दैट, ये कोलन जो है ना इसको पढ़ रहे हैं सच दैट, इस कोलन को यहाँ पे कोलन नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 and 10। इसकी लिस्ट अगर बनानी हो तो क्या होगा? 4 5 6
7 8 9, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों अलग अलग फॉर्म। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स अगर 4 5 6 7 8 9 सेट ए के। पिछले एग्जाम्पल, पिछले पेज पे हमने जो देखा था ए बी और सी तीन सेट अलग अलग थे ना। नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, इसको कैसे लिखेंगे? x कोलन x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। बी सेट y such that y is a vowel in English alphabet, और c is a set of z such that z is a odd natural number। कितने आराम से लिख दिया सारी प्रॉपर्टी, चाहे कितना भी लंबा सेट हो, डॉट डॉट की भी जरूरत नहीं पड़ी, आराम से लिख दिया। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं सेट को बताने के, दर्शाने के कि सेट में क्या है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तभी तो क्लियर होगा। पहला एग्जांपल एनसीईआरटी के ये एग्जांपल्स है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। x का वैल्यू क्या आएगा? 1 और माइनस 2। क्या लिखेंगे? कैपिटल X इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिस्ट कर देना है 1 कॉमा माइनस 2। यदि कोई इसको माइनस 2 कॉमा 1 लिखता है तो भी सही है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखो, x is a set of positive integer and x square is less than 40। इसमें क्या आएगा? y, दूसरा नाम ले लो, हर बार x क्यों? y में क्या क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर इज लेस देन 40, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो x स्क्वायर इज लेस देन 40, कंडीशन इनवैलिड हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और देख लें क्या? एग्जाम्पल 3, राइट सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो इन सबकी प्रॉपर्टी खोजना होगा। क्या है इसकी प्रॉपर्टी? a इज इक्वल टू, देखो यहां तक तो फिक्स है, चाहे कुछ भी प्रॉपर्टी हो, यहां तक x, इसके बाद लिखना है क्या है? सच दैट a इज ए सेट ऑफ x सच दैट x की क्या प्रॉपर्टी है? क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x इज एन इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इंटीजर एंड स्क्वायर रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इंटीजर छोड़ो, इसको नेचुरल नंबर लिख दूंगा तो भी हो जाएगा ना। स्क्वायर रूट ऑफ x इज नेचुरल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर, सिंपल। फोर्थ को देखो, ये फोर्थ थोड़ा सा अलग सा एग्जाम्पल है। सेट का नाम चलो y लिखते हैं, y इज इक्वल टू y सच दैट, क्या है y? 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7, क्या क्या आ रहा है ये y y डिवाइड बाई y प्लस 1 सच दैट y किस रेंज में है? 0 इज लेस देन y इज लेस देन 7। समझ में आया ये क्या हुआ? y कोई भी इंटीजर लेना है 0 से 7 के बीच में, तो एलिमेंट सेट में कौन सा जाएगा? सेट में कौन सा एलिमेंट जाएगा? y डिवाइड बाई y प्लस 1 जाएगा। जैसे y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 ले नहीं सकते।
y की वैल्यू जब 1 लेंगे तो ये y बाई वन, y प्लस वन क्या आएगा 1/2। y की वैल्यू 2 ली तो 2/3, 3 ली तो 3/4, 4 ली तो 4/5, 5 ली तो 5/6 और 6 ली तो 6/7। 7 नहीं ले सकते बिकॉज 7 इज नॉट लेस देन 7। समझ में आई बात? इस तरह से कोई एक प्रॉपर्टी निकाल के उसको डिस्क्राइब कर देना है। एग्जाम्पल 5, match each of the set on the left described in the roster form with the set on the right described in set builder form। PRINCIPAL प्रिंसिपल क्या है? X इसे लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल, इसको मैच करवा देना चाहिए, है ना। 0 इसका क्या है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन होगा ना 0। इन दोनों को मैच करवा दो। 1 2 3 6 9 18 ये क्या है? डिवाइसर्स ऑफ 18, ये इससे मैच हो जाएगा। और लास्ट 3 -3 ये क्या है जो बच गया? x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।